जब व्यक्ति अपने स्वार्थों और घेरों में बंटकर जनमानस की एकता की, एकजुटता की सामूहिक चेतना को भूलकर अपने हितों के अलग अलग द्वीपों पर बसकर दूसरों के संघर्षों से अलग हो जाता है, जब लुटना ही किसी समुदाय के लिए स्टेटस सिंबल बन जाता है कि फला का लड़का 10,000 रुपये देता है फीस, मैं 25,000 दूंगी, मैं 50,000 दूंगा, जब राजनीति की धार के साथ ही जनमानस की प्रतिरोधी चेतना में भी जंग लग जाता है, तो भारत के खंडहरों पर न्यू इंडिया की चमकती इमारतें इसी तरह बुलंद होने लगती हैं, जिनकी अंधेरी तलहटियों में सबसे हृदय विदारक चीख अगर गूंजेगी तो वो मानवता की होगी। वैसे भी हमारी व्यवस्था दिन प्रतिदिन मानव विरोधी होने की ओर अग्रसर है, आगे बढ़ रही है, और हम ही इसे अपना कंधा दिए हुए हैं। किसी महंगे निजी स्कूल के भव्य सुसज्जित कमरे में और प्राइवेट रेलगाड़ी के डिब्बे में कैसी समानताएं हैं। पहली समानता तो ये है कि भारत में जो वर्गीय असमानता है कि एक दुनिया में दो दुनिया की स्वीकृति देती है और उसको प्रोत्साहित करने की जीवंत मिसालें हैं। अगली ये समानता है कि ये दोनों चीज़ें हमारे समाज और राष्ट्र के रूप में हमारा जो सामूहिक चरित्र है उसके ख़त्म होने की जीवंत प्रतीक हैं। शोषण और छल पर आधारित व्यवस्था के लिए ये सबसे बढ़िया कदम होता है कि लोगों का जो सामूहिक चरित्र है, लोगों में की जो एकता है, उसको तोड़ा जाए, उसको बिखराया जाए। इससे उन लोगों के लिए बेहतर अवसर उत्पन्न होते हैं। अगर समाज एकजुट रहेगा, उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा, तो वो इस शोषण वाली व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। इसका उदाहरण हम देख चुके हैं। जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था तो किस तरह से सब ने, क्या अमीर क्या गरीब, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, क्या सिख क्या ईसाई, सब ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और हमारा देश आज़ाद होकर रहा था। उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे कुछ नेता ऐसे थे जैसे भगत सिंह, गांधी, नेहरू, जिन्होंने पूरे देश की जनता को एकजुट करके और इस असमानता वाले देश को इस भाषा और रंग रूप से देखें तो सब कुछ असमानताएं थी, उस पूरे देश को एक राष्ट्र में समायोजित किया। और अंग्रेजों को हराने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो थी हमारी एकजुटता। अब अगर बात करें आज की, तो जब से ये नव उदारवादी और नव औपनिवेशिक यानी कि नए तरीके के जो भगत सिंह ने जो बात कही थी कि गोरे अंग्रेज़ों की जगह काले अंग्रेज आकर बैठ जाएंगे, उन काले अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत की जो एकता है सबसे पहले उसको ही तोड़ा जाए। और आप लोग देखोगे कि जो मध्यम वर्ग आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी भूमिका में था, वो आज इन काले अंग्रेज़ों के सामने सबसे पहला शिकार बना। कभी ये वर्ग आदर्शों को अपने सीने में संजोए और सभ्यता का संरक्षक बनकर जो आगे खड़ा था, बाजार के सैलाब में ऐसा बहा कि वो अपने आप को इंसान कहने की जो पात्रता है, एक मानव कहने की जो पात्रता है, वो खो बैठा। उसके सोचने समझने की जो शक्ति है वो ख़त्म होती चली गई साल दर साल, और संगठित होने की बजाय, सामूहिकता की बजाय वो अपने आप में ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक पैरोकार बन गया। व्यक्तिगत आकांक्षाओं और स्वार्थों का पैरोकार होकर इन काले अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन गया। नतीजा ये हुआ कि नई सदी के दूसरे दशक के आखिर तक आते आते ये मध्यम वर्ग इतना पतित हुआ, इस मध्यम वर्ग का इतना पतन हुआ, ऐसा इतिहास में कभी नहीं देखा। तो हम कैसे और क्यों उम्मीद करें कि जो वर्ग सामूहिक चेतना का ध्रुव विरोधी ध्रुव पर खड़ा है, रेलवे प्लेटफॉर्म और यात्री ट्रेनों का जो निजीकरण है उसके विरोध में खड़ा हो पाएगा? नहीं हो सकता, क्योंकि वक्त के तेज बहाव में बहने वाला आदमी विरोध करने की ऊर्जा खोने लगता है, और तब तो और भी अधिक होने लगता है जब समाज में उथल पुथल मच रही हो
और उसको कोई फर्क न पड़ता हो। जिस दिन ये मध्यम वर्ग सरकारी स्कूलों की दुर्दशा की तरफ ध्यान न देते हुए, उनको जो ख़त्म किया जा रहा था उसकी तरफ ध्यान न देते हुए अपने बच्चों का दाखिला करवाने के लिए प्राइवेट स्कूलों के आगे बड़ी भारी लाइन में लगे थे और प्राइवेट तंत्र की लूट के आगे विवश हो गए थे, उसी दिन ये तय हो गया था कि सिर्फ स्कूल नहीं, स्वास्थ्य, परिवहन और जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनके निजीकरण के विरोध करने का मादा इसमें नहीं बचेगा। जाहिर है बचा भी नहीं है, क्योंकि पिछले ही दिनों आपने देखा कि आयुध निर्माण जो हमारी सेनाओं के लिए हथियार और गोला बारूद बनाते हैं उन कंपनियों ने हड़ताल की, लेकिन हमारी सरकारों के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। उसके बाद रेलवे के कर्मचारियों ने रेलवे के आगे कटने की धमकी दे डाली, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी। और अब आप देखोगे कि कोयला खानों को बचाने के लिए कोयला के कर्मचारी और मजदूर हड़तालों पर है, लेकिन सरकार है कि बाज नहीं आ रही है। व्यवस्था को पता है कि किसी भी आंदोलन का चरित्र आंदोलनकारियों के चरित्र पर निर्भर करता है। जब आंदोलन करने वालों के पास चरित्र बल है ही नहीं तो वे शोषण पर आधारित आकार लेती इस व्यवस्था का विरोध करने का मादा नहीं दर्शा सकते। किसी दिन काम काज छोड़कर सड़कों पर आकर इंकलाब जिंदाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद के नारे लगाकर फिर शाम को टीवी चैनलों के सामने बैठकर सत्ता के भोपू बन चुके मीडिया का चारा बन जाना, एंकरों की चीख से उत्तेजित होकर सोफे पर ही उछलने लगना किसी आंदोलन का पर्याय नहीं हो सकते। जब से ये नव उदारवाद की नीतियां आई, काले अंग्रेजों ने कुछ ऐसा वर्ग उत्पन्न किया जो सुविधा संपन्न हो गया और असुविधा संपन्न यानी कि गरीब और पिछड़े लोगों के आंदोलनों से विमुख हो गया। उनको तो लगता है कि ये तो रोज़ ही जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, हमें इनसे क्या। नतीजा ये हुआ कि व्यवस्था के खिलाफ अलग अलग टापुओं पर विरोध होने लगे, अपने अपने विरोध करने लगे, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग आलापने लगे, लेकिन एकजुट होकर कभी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। इससे सत्ता हिलती नहीं, सत्ता को ही फायदा होता है। अभी जो कल परसों रेलवे के निजीकरण की जो खबरें आई तो लोग इंतज़ार करने लगे कि रेलवे की यूनियनें आएंगी, वो प्रतिक्रियाएं देंगी। उसी तरह आयुध निर्माण की कंपनियों में हड़तालें हुई, कोयला खदानों में हड़तालें हो रही हैं, तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि यूनियनें ही कुछ करेंगे, लेकिन वो तो कर रही हैं, लेकिन आम जो ये मध्यम वर्ग है उनके साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। और नतीजा वही होता है जो सामने है। जो लोग, जो समुदाय इस बात का प्रभावी ढंग से विरोध नहीं कर सकते कि जब NCERT की किताबें उपलब्ध हैं तो प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल माता पिता को महंगी किताबें खरीदने पर विवश क्यों कर रहे हैं। जब एक यूनिफॉर्म का रंग निर्धारित कर दिया है तो वो व्यक्ति मार्केट से कपड़ा खरीद कर अपने दर्जी से सिलवा सकता है, तो उसको विवश क्यों किया जाता है कि अमुक दुकान से ही वो ड्रेसेस खरीदें। और उसी स्कूल में बच्चा एक साल पढ़कर, उसी में एग्ज़ाम देकर, फिर उसी में अगले साल एडमिशन लेने के लिए भारी भरकम नामांकन की फीस क्यों वसूल रहा है। जब आप निजी स्कूलों और निजी अस्पतालों की लूट के आगे विवश हो ही चुके हैं तो इस प्राइवेट ट्रेन की लूट को भी सहने के लिए तैयार रहिए। जिस तरह से समाज निजी स्कूलों के शिक्षकों की जो दुर्दशा है उससे आंख मोड़े हुए हैं, उसी तरह प्राइवेट ट्रेन के जो कर्मचारी होंगे उनकी दुर्दशा पर भी आप लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। कूल रहिए, चिल कीजिए। जिस समाज की जो सामूहिक चेतना है वो इस हद तक बिखर चुकी है, इस हद तक गिर चुकी है कि जब श्रम कानूनों को तोड़ा गया तब उनके खिलाफ कोई आवाज़, छिटपुट आवाज़, कुछ यूनियनों की आवाज़ों को छोड़ दें तो कोई आवाज़ नहीं आई, तो उस समाज से हम क्या आशा कर सकते हैं कि जो रेलवे का प्रबंधन का व्यवहार होगा कर्मचारियों के प्रति, क्या हम उसको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। वैसे सरकार की इस घोषणा के भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार इन रेलगाड़ियों को गार्ड और ड्राइवर देगी, क्योंकि जब ये लोग रिटायर होते जाएंगे तो उनकी जगह नई भर्तियां नहीं होंगी। तो आप तैयार रहिए पूरी तरह से रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के लिए। और आप देख रहे हैं कि कोरोना की आड़ में किस तरह से रेलवे की जो भर्तियां हैं उनको 1 साल तक फ्रीज कर दिया गया है और
हजारों पद अपने आप ही समाप्त कर दिए हैं, तो ये निजीकरण का ही तो हिस्सा है। ना रहेंगे कर्मचारी, ना रहे देनी पड़ेगी तनख्वाह। कभी रेलवे की नौकरियां सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए प्रबल आकर्षण हुआ करती थी। अब रेलवे कर्मियों के नाम पर कॉरपोरेट के गुलामों की नई फौज तैयार होगी और शोषण के साथ साथ उत्पीड़न के नए नए अध्याय रचे जाएंगे। जब व्यक्ति अपने स्वार्थों और घेरों में बटकर जनमानस की एकता की, एकजुटता की सामूहिक चेतना को भूलकर अपने हितों के अलग अलग द्वीपों पर बसकर दूसरों के संघर्षों से अलग हो जाता है, जब लुटना ही किसी समुदाय के लिए स्टेटस सिंबल बन जाता है कि फला का लड़का 10,000 रुपये देता है फीस, मैं 25,000 दूंगी, मैं 50,000 दूंगा। जब राजनीति की धार के साथ ही जनमानस की प्रतिरोधी चेतना में भी जंग लग जाता है, तो भारत के खंडहरों पर न्यू इंडिया की चमकती इमारतें इसी तरह बुलंद होने लगती हैं, जिनकी अंधेरी तलहटियों में सबसे हृदय विदारक चीख अगर गूंजेगी तो वो मानवता की होगी। वैसे भी हमारी व्यवस्था दिन प्रतिदिन मानव विरोधी होने की ओर अग्रसर है, आगे बढ़ रही है, और हम ही इसे अपना कंधा दिए हुए हैं। ये इस दौर का सबसे बड़ा विरोधाभास है। नमस्कार।